हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये एक्ट हम पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मेशन 1935 में ही हुआ था। तो इसी 1935 का एक्ट है। इसके मेन फीचर्स देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला फीचर है ऑल इंडिया फेडरेशन। तो एक फेडरेशन बनना था पूरे ऑल इंडिया की। इसके अंदर ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस भी आ रहे थे जो कि डायरेक्टली ब्रिटिश रूल कर रहे थे, और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस आ रहे थे, और आपके इंडियन स्टेट जो कि प्रिंस स्टेट्स थे वो भी इसके अंदर थे। तो इन तीनों को मिलाकर एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनना था। अब इस फेडरेशन का तभी बनना पॉसिबल था जब ये दो कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी। पहली कंडीशन थी कि स्टेट जिनके पास 52 सीट्स हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अंदर, वो अगर एग्री करती हैं ज्वाइन करने के लिए इस फेडरेशन को, तो एक कंडीशन वो रखी गई थी। और दूसरी थी एग्रीगेट पॉपुलेशन जो है इन स्टेट्स की, ये 52 सीट्स वाली जो स्टेट्स हैं इनकी एग्रीगेट पॉपुलेशन पूरे इंडिया की पॉपुलेशन की 50% होनी चाहिए थी। तो तभी ये आपका फेडरेशन पॉसिबल था। अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है ये कभी फुलफिल ही नहीं हो पाई कंडीशन, तो ये कभी आपका फेडरेशन बन ही नहीं पाया। अच्छा, अब दूसरे स्कीम प्रोविजन देखते हैं फेडरल लेवल पर एग्जीक्यूटिव प्रोविजंस। तो फेडरल यानी कि जो फेडरेशन बनना था इसके लेवल पर क्या प्रोविजंस थे, एग्जीक्यूटिव प्रोविजंस। अब इसमें लिखा है गवर्नर जनरल इसमें एक पेवट यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करने वाला था पूरे इस कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 1935 के जो एक्ट था ये कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट यहीं से लिया हुआ है अब भी जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसमें जो सब्जेक्ट थे आपके फेडरल लेवल पर वो दो लिस्ट में थे। एक तो रिजर्व सब्जेक्ट, ये देखिए फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, ट्राइबल एरिया और इक्लेस्टिकल अफेयर्स। ये जो इक्लेस्टिकल अफेयर्स हैं ये रिलेटेड टू कुछ रिलीजियस अफेयर्स हो सकते हैं, इसमें चर्च वर्च इस टाइप के अफेयर्स थे। तो ये आपका एक्सक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेट करने थे गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर की एडवाइस पर। और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिलर रिस्पॉन्सिबल नहीं था सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए, नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं था, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसमें इनकी एक तरीके से मनमानी थी। और जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट था उसके अंदर आपके ऑल अदर सब्जेक्ट जो इन सब्जेक्ट से अलग थे वो सब आते थे। और ये आप गवर्नर जनरल एड ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स इलेक्टेड बाय लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर्स के थ्रू जो मिनिस्टर्स इलेक्ट हुए हैं उनकी एडवाइस के थ्रू ये सब्जेक्ट गवर्न करने थे। और ये मिनिस्टर जो थे रिस्पॉन्सिबल थे फेडरल लेजिस्लेचर्स के। इनकी डिफीट होती है तो ये अपने जो है कॉन्फिडेंस खो देते हैं और इन्हें रिजाइन करना पड़ेगा। अब गवर्नर जनरल इसमें अपनी इंडिविजुअल का जजमेंट भी कर सकता था, किस लिए, सिक्योरिटी और ट्रैंक्विलिटी ऑफ इंडिया के लिए। तो सिक्योरिटी के नाम पर वो गवर्नर जनरल अपनी तरफ से भी कुछ प्रोविजंस कर सकते थे। अब एक लेजिस्लेचर्स देख सकते हैं हम। तो लेजिस्लेटिव फंक्शंस क्या थे इसके एक्ट के। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर बनाया गया था। एक तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि एक अपर हाउस बनाया गया था, और एक आपका लोअर हाउस जिसे कहते हैं फेडरल असेंबली। तो जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसके अंदर 260 मेंबर्स होने थे, और जो आपका ये फेडरल असेंबली है इसके अंदर 375 मेंबर्स होने थे। अब इसमें जो है 40% आपके नॉमिनेटेड मेंबर हैं, ये आपके काउंसिल ऑफ स्टेट्स में नॉमिनेटेड मेंबर है 40%, और जो बाकी 60% है वो आपके इलेक्ट होने हैं, डायरेक्ट इलेक्ट। तो इसमें डायरेक्टली इलेक्ट होने हैं। और ये 375 मेंबर जो हैं ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होने हैं। तो ये इसका एक बहुत ही एक अजीब प्रोविजन था, जो आज प्रेजेंट सिचुएशन है उसका बिल्कुल अपोजिट था। क्योंकि इसमें जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स वाले डायरेक्ट इलेक्ट हो रहे हैं, और आपके फेडरल असेंबली वाले इनडायरेक्ट। अब काउंसिल ऑफ स्टेट जो है एक परमानेंट बॉडी बननी थी, जिसमें कि 1/3 मेंबर उनके रिटायर होंगे हर थर्ड ईयर पे। तो हर तीसरे साल आपके 1/3 मेंबर रिटायर हो जाएंगे, और ड्यूरेशन क्या था असेंबली का 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स का इसकी जो है मेंबरशिप ड्यूरेशन थी। 3 लिस्ट बनाई गई थी, अगेन फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट। जैसे कि आज की डेट में सेंट्रल, स्टेट और आपकी कॉन्करेंट लिस्ट है, ऐसे ही फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट है। तो मेंबर ऑफ फेडरल असेंबली जो थी वो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकती थी मिनिस्टर्स के अगेंस्ट, उसमें अगर वो डिफीट हो जाते तो उन्हें रिजाइन करना था। अच्छा, इसमें देख सकते हैं आपको रिलीजन बेस्ड और क्लास बेस्ड इलेक्टोरेट जो थे एक्सटेंड कर दिए गए थे। और आप देखिए इसमें 80% जो था बजट वो अब भी वोटेबल नहीं था। गवर्नर जनरल के पास रेजिडुअरी पावर्स थी, वो रिस्टोर जो अगर आपके बजट में कुछ कट्स हुए हैं तो उसे रिस्टोर कर सकता था। जो बिल अगर किसी लेजिस्लेचर ने बिल सर्टिफाई नहीं करें तो उसे सर्टिफाई भी कर सकता था, अपने ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकते थे, और अपनी वीटो पावर भी एक्सरसाइज कर सकते थे
बिल्स के ऊपर। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, अब देख सकते हैं, अब ये तो हमारा अभी तक का जो था पार्ट वो हमने फेडरल स्ट्रक्चर की बात की, अब करते हैं प्रोविंस की बात। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी डायरकी को रिप्लेस कर गई, मतलब कि जो पहले 1919 के एक्ट के थ्रू प्रोविंस में डायरकी लाई थे वो अब रिप्लेस हो गई और वो आपकी पहुंच गई सेंटर में। तो प्रोविंस हो गई ऑटोनोमस। तो प्रोविंस को ऑटोनॉमी मिल चुकी थी, ये देखिए प्रोविंस वॉज ग्रांटेड ऑटोनॉमी और सेपरेट लीगल आइडेंटिटी भी मिल चुकी थी। प्रोविंस को फ्री कर दिया गया था सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन किसकी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की और गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की डायरेक्शन से स्टेट्स जो थे आपके प्रोविंसेस वो अब फ्री हो चुके थे। और डायरेक्टली लीगल अथॉरिटी कहाँ से मिलती थी, ब्रिटिश क्राउन। तो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन से अपनी अथॉरिटी ड्राइव कर रहे थे। तो प्रोविंसेस को जो थे इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल पावर भी दी गई, रिसोर्सेज भी दिए गए, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद अपने मनी बोरो कर सकता था अपनी सिक्योरिटी इशू करके। एग्जीक्यूटिव पावर क्या थी प्रोविंस की, तो इसमें एग्जीक्यूटिव पावर ये गवर्नर की बात करेंगे हम। तो गवर्नर जो थे क्राउन के नॉमिनी थे, मतलब क्राउन ब्रिटिश क्राउन नॉमिनेट करके गवर्नर को भेजते थे वहाँ से, और रिप्रेजेंट करते थे एक्सरसाइज अपनी अथॉरिटी की किंग्स के बिहाफ पर। गवर्नर के पास स्पेशल पावर थी माइनॉरिटी के लिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए स्पेशल पावर थी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ब्रिटिश बिजनेस इंटरेस्ट के लिए स्पेशल पावर थी, पार्शियल एक्सक्लूडेड एरियाज़ के लिए, प्रिंसली स्टेट्स के लिए, और अदर्स पावर भी थी। गवर्नर कुड टेक ओवर एंड इंडेफिनिटली रन एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नर जब उनका मतलब उनको लगता था कि सिचुएशन ऐसे आ रही है कि अब एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब उन्हें अपने अंडर लेना पड़ेगा, तो वो इंडेफिनिट टाइम के लिए वो ये भी कर सकते थे। लेजिस्लेचर, तो अब इसमें लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर क्या था प्रोविंस में, तो देखते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनाए गए थे, कम्युनल अवार्ड्स। तो जो सेपरेट कम्युनल अवार्ड 1932 के थे वो ऑपरेशनल हो चुके थे इस एक्ट में। तो जो मेंबर्स थे वो डायरेक्टली इलेक्ट होने थे, सारे मेंबर प्रोविंस के अंदर डायरेक्टली इलेक्ट होने थे। फ्रेंचाइजी एक्सटेंड कर दी गई, वुमेन को भी मैन के बराबर के राइट मिले, मतलब वुमेन्स को भी वोटिंग राइट मैन के बराबर ही था। मिनिस्टर जो थे वो एडमिनिस्टर करने थे प्रोविंशियल सब्जेक्ट सारे, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्रीमियर। जो काउंसिल बनना था मिनिस्टर्स का, उनका एक प्रीमियर बनना था, जैसे कि सीएम होता है स्टेट्स में, तो इसी तरीके से प्रीमियर था इनका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करता था। तो मिनिस्टर वर मेड आंसरेबल टू एंड रिमूवल बाय द एडवर्स वोट ऑफ लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर की अगर नो कॉन्फिडेंस होगा तो उसे मिनिस्टर्स को रिमूव भी किया जा सकता है, और उन्हें अपनी मेजोरिटी उसमें शो करनी होती थी। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो था अपने सब्जेक्ट्स पर लेजिस्लेट कर सकता था। प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट जो थी उसके ऊपर भी लेजिस्लेट कर सकता था, लेकिन फेडरल लिस्ट पर नहीं कर सकता था। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपकी प्रोविंस के पास ज़्यादा ऑटोनॉमी है। फेडरल स्ट्रक्चर में 80% पार्ट नॉन वोटेबल था, लेकिन यहाँ पर 40% बजट जो है नॉट वोटेबल, इसका मतलब 60% वोटेबल पार्ट था आपके पास, और वहाँ बस आपके पास 20% वोटेबल पार्ट था प्रोविंस फेडरल लेवल पर। गवर्नर के पास कुछ पावर थी, वो एक्शन नहीं रिफ्यूज़ कर सकते थे बिल्स को, ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकते थे, और गवर्नर्स एक्ट जो थे वो भी अपने इनेक्ट कर सकते थे। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का एक डिटेल डिस्कशन। थैंक यू। सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट।